दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। फिर से आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आप फ्री हो तो वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि मेरे द्वारा बताया गया यह जानकारी आपका काम आ सके, जिसका उपयोग आप अपने फाइनेंशियली ग्रोथ करने में कर सकें। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक की मैं बात करेंगे उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे कि आप जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है जो कि भारत में काम करता है। भारत के अलावा यहाँ अन्य देशों पर भी काम करता है। इसी के बारे में जो है पूर्ण रूप से आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस बैंक को आज चर्चा में लाने का मेरा जो है मुख्य कारण यह था कि आज यह बैंक जो है अपने बुक वैल्यू से बहुत कम ही कीमत पर उपलब्ध है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। तो आज हम इस बैंक के पूरे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है और कैसा है और आगे हम किस प्रकार से इस पे निवेश करके अपना पूंजी को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ रेशो के बारे में इस कंपनी के। तो रेशो के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक का कैपिटल इक्विडेसी रेशो की अगर हम बात करें तो 17.05% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 2.58% है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 13.25% है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये ज़्यादा इसलिए है दोस्त क्योंकि यह बैंक क्या करता है कि मुख्य रूप से कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ लोन प्रदान करने का काम करता है, जिससे इसका 50% जो एनपी ग्रॉस एनपीए है ये वहीं का बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये इसी वजह से इनका थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे ये एनपीए जितना कम होगा बैंक के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। नेट एनपीए की बात करें यानी कि नॉट परफॉर्मिंग एसेट है 1.66% है। तो यह भी एक के नीचे ही होना चाहिए और अगर जितना कम हो सके उतना ज़्यादा जो है बैंक के लिए अच्छा होता है। उसके बाद है कासा रेशो। कासा रेशो 40.61% की है। यह ठीक ठाक है, अच्छा है और जितना अधिक हो तो ये उतना ही ज़्यादा बैंक के लिए अच्छा होता है। बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच की अगर हम बात करें तो भारत में 5083 इनके ब्रांच हैं और एटीएम्स की बात करें तो 5690 एटीएम हैं। तो इस प्रकार से भारत के साथ साथ जो है कंपनी विदेशों में भी काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में इतनी शाखाएं हैं तो विदेश में भी जो है लगभग 23 ब्रांच जो है बैंक ऑफ इंडिया के उपस्थित हैं, जो कि 24 ब्रांच है जिसमें से 23 ब्रांच जो है कार्यरत है और एक ब्रांच जो है वो कार्य पर नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। अब दोस्तों इनके बात करते हैं कि इनके लोन बुक का। तो डोमेस्टिक लोन बुक का अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट एंड अदर कैटेगरी पर लगभग 37% का जो है इनका लोन बुक है। और उसके बाद फिर रिटेल कैटेगरी पर बात करूं तो 18% है और एमएसएमई की बात करूं तो 17% है। एग्रीकल्चर की बात करूं तो 15% है और उसके अलावा गवर्नमेंट के सेक्टर की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एडवांस से तो वो जो है 13% है। जो रिटेल लोन बुक है उनमें से होम लोन की बात करूं तो 59% है और बाकी जो है मॉर्टगेज की अगर बात करूं तो 10% है। ऑटो लोन की बात करूं तो 10% है। एजुकेशन लोन की बात करूं तो 5% है। इसके अलावा जो है पर्सनल लोन 4% का है और अदर जो है इनका 12% का है। तो इस प्रकार से कम जो है इस बैंक का आपको लोन बुक है। जैसे कि आपने देखा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को यह सबसे ज़्यादा जो है लोन प्रोवाइड कराता है। अब मैं बात करूं कि इनका जो टोटल रेवेन्यू है उनमें से 12.5% रेवेन्यू जो है भारत के बाहर से आता है, विदेशों से। अब इनके साथ जो है बहुत सारे इनके जॉइंट वेंचर कंपनियां सब्सिडरीज है, उनके बारे में आपको बता दूं तो जिसमें से पहला है इनका बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग लिमिटेड। यह मुख्य रूप से सीडीएसएल और एनएसडीएल के साथ में एक डिपोजिटरी के साथ जो है दोनों डिपोजिटरी के साथ काम करता है। इसके अलावा जो है इनका दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बैंक ऑफ इंडिया का 51% का स्टेक है। यह मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड के ग्रुप में काम करता है। उसके बाद फिर तीसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया मर्चेंट बैंकर लिमिटेड और इसकी अगर मैं बात करूं तो यह मुख्य रूप से जो काम करता है वो सिंडिकेट लोन्स है, बॉन्ड है और इसके अलावा डिबेंचर्स जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद जो है इनका चौथा जो सब्सिडरीज है एचटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड। इसमें बैंक ऑफ इंडिया का 30% स्टेक है, 30% का, और यह मुख्य रूप से एनबीएफसी के रूप में काम करता है। पांचवी जो इनका सब्सिडरी है वो है स्टार यूनियन डायची लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
लिमिटेड, इसमें बैंक ऑफ इंडिया का 29% स्टेक है और इस जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका गठन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जिनके जो क्लाइंट्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल का ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस प्रकार से अभी इनका फंडामेंटल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के जो मार्केट कैप है वो अभी 57,459 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 126 रुपये है। 52 वीक हाई 158 रुपये का था, 52 वीक लो 83 रुपये का था। मतलब अगर बात करें तो लगभग जो है 2 गुना हुआ था और अभी उतना जो है रिटर्न कंपनी जो जितना अपने 52 वीक लो से लगभग जो है 2 गुना हो चुका था अभी, लेकिन जो है नीचे आया हुआ है प्राइस। तो अभी आप देखेंगे कि इसका जो करंट प्राइस है वो उनके बुक वैल्यू से काफी कम है। बुक वैल्यू भी कंपनी का कितना है, 155 रुपए। मतलब देखिए दोस्तों ये ही ऐसा बैंक है जो कि अभी इतने बढ़े हुए मार्केट पर भी जो है अपने बुक वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है। इनका पी पर एक नजर डालेंगे तो स्टॉक का पी देखेंगे तो 8.79 रुपए का है जो कि इंडस्ट्रियल पी से कम है। तो इस नजरिए से भी आपको अभी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। आरओई और आरओसी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आरओई जो आरओसी है 5.69% की और आरओई की बात करें तो 9.98% है। इसके अलावा पीईजी रेशो से हम कंपेयर करेंगे इसका तो 0.34 है। मतलब यहाँ पर भी जो है इसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ काफी कम है, मतलब अभी बहुत सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। अब अगर थोड़ा कर्जा की हम बात करेंगे, डेप्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो कंपनी के पास अभी जो है 8,21,572 करोड़ का कर्ज है। देखिए दोस्त कोई भी बैंक और एनबीएफसी इस प्रकार की जो कंपनियां होती है उसमें लोन्स जो है रहते हैं, डेप्ट जो है रहता है, लेकिन कंपनी अगर जो प्रॉफिट में चल रही है तो वो सब चीज मैनेजेबल होता है। रिजर्व की बात करें इसके अगेंस्ट में तो 66,028 करोड़ का रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 1.27 का है जो कि काफी ठीक ठाक है। और यहीं पर हम अगर इनके जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो काफी बेहतर है। 69.1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 14 रुपये 40 पैसे के आसपास इनके अर्निंग पर शेयर है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराते हैं 2.22% का जो कि काफी अच्छा है, हेल्दी डिविडेंड बोल सकते हैं इसको। अब हम एक नज़र कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट के ऊपर जो है नज़र डालते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से कंपनी जो है अपने लॉस से प्रॉफिट की ओर आया है, इस पर आप जो है देखेंगे तो काफ़ी बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू जो है कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2017-18 में जो है लगभग 40,000 और 38-39,000 के आसपास था, लेकिन अभी आप देखेंगे 23-24 में काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। जैसे कि मार्च 2023 की अगर बात करें तो 47,932 करोड़ और अभी मार्च 2024 की बात करें तो 61,073 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। इसके अलावा अब जो है इसके फाइनेंशियल में भी जो है कंपनी का काफ़ी बेहतर सुधार आया। आप निजी जब जाएंगे यहाँ देखेंगे फिनेंशियल इसका जो प्रॉफिट है तो सन 2019 में कंपनी जो है लगभग 13,000 रुपये के आसपास का लॉस में था, 13,000 रुपये करोड़ के आसपास का लॉस में था और अभी उसके बाद 2020 में जो है 10,000 माइनस में है। जो इनका जो प्रॉफिट था वो जो है माइनस में था, तो वही लॉस में बता रहा हूँ 10,947 करोड़ का। उसके बाद फिर जो है फिर से लॉस गेन किया 3,239 करोड़ का, फिर से लॉस आया इनका 2,065 करोड़ का। उसके बाद फिर से लॉस कम हुआ इनका 686 करोड़ का। तो इस प्रकार से कंपनी जो है 19, 20, 21, 22, 23 तक जो है लॉस में रहा, लेकिन धीरे धीरे करके कम होता गया और फाइनली मार्च सन 2024 में कंपनी का जो फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट था वो 4,469 करोड़ रुपए का आ गया। तो कंपनी जो है बैंक जो है वो काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा है और आगे के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आकर के हम इनकी जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 2018-19 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो बिल्कुल 5,000 के आसपास निगेटिव में था, 5,426 करोड़ के आसपास जो है निगेटिव पे था। उसके बाद फिर जो है अभी सन
2024 में कंपनी टोटल प्रॉफिट किया है 6,567 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जो है किया है। इसके पहले कितना था, 3,839 करोड़ था, उसके पहले 3,487 करोड़ था, उससे पहले 2,081 करोड़ था, उससे पहले कंपनी जो है लॉस में था। और उसके बाद से जो है यहाँ पर 24, 23, 22 और 2021 के बाद से कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में लाया है और इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब एक नजर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि जो है स्टार्टिंग में प्रमोटर के पास जो है 81% तक का होल्डिंग था। तो जब कंपनी लिस्टेड होता है तो ऐसा रहता है, लेकिन प्रमोटर के पास मिनिमम 75% ही जो है, मैक्सिमम 75% ही रहना चाहिए। अभी 2024 की हम बात करते हैं तो 2024 में कंपनी के प्रमोटर के पास 73.38% तक की होल्डिंग है, 38%। और एफ के पास जो है 3.61% और डी के पास 15.46% की होल्डिंग है। मतलब सभी जो होल्डिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है। पब्लिक के पास केवल 7.55% की होल्डिंग है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टर की संख्या जो है पहले 5 लाख और 9,583 के आसपास था सन 2022 में। वह जो धीरे धीरे करके बढ़ता गया और अभी आप देखेंगे 2024 में, मार्च 2024 में 6,17,238 लोग जो है इन पर निवेश करते थे, लेकिन अभी इन्वेस्टर की संख्या बढ़ गया है 7,05,599 लोगों की जो है इन्वेस्टर संख्या हो गया है। अभी जो जून क्वार्टर जो आया, जून के महीने की अगर मैं बात करूं तब का। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी का जो है डिटेल रहा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार से और डिटेल वीडियो के लिए आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।